नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। मैं हूँ प्राध्यापक प्रकाश निकम, BYK कॉलेज ऑफ कॉमर्स नासिक। इस नए वीडियो में आपका स्वागत। आज हम एक नया पाठ देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सुनो किशोरी, लेखिका आशा रानी वोरा। प्रस्तुत पाठ पत्र शैली में लिखा गया है। लेखिका ने रूढ़ि परंपरा का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि जीवन में ऊंचा पद या ओहदा पाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। हमारी संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखकर ही हम उन्नति कर सकते हैं। संस्कृति और सभ्यता को हटाकर हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। साथ ही लेखिका का कहना है कि किशोरियों यानी युवतियों की विभिन्न शंकाओं, परेशानियों, प्रश्नों, चिंताओं, करियर, जीवन साथी आदि के समाधान के लिए माँ सहेली को मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। अब हम लेखिका का परिचय हम देखेंगे। श्रीमती आशा रानी वोरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुला में हुआ। अभी विशेषता हम देखेंगे। साहित्य की विशेषता। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में अपना अपना अलग स्थान होता है। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। लेखिका का निधन 1909 में हुआ था। अब प्रमुख कृतियाँ हम देखेंगे। नंबर 1, भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्र सेनानी लेखिकाएं। 3, क्रांतिकारी किशोरी। 4, स्वाधीनता सेनानी। 5, लेखक पत्रकार आदि। लेखिका की ये जो शैली है कहानी लिखने की, ये विधा जो है वो पत्र शैली में लिखी गई है। पत्रों के माध्यम से अपनी बात कहना, यह लेखिका की विधा शैली है। पाठ का परिचय हम देखेंगे। लेखिका की पुत्री सुगंधा कॉलेज में पढ़ती है और उसकी सहेली रचना भी उसके साथ पढ़ रही है। रचना एक सहपाठी की ओर आकर्षित हो जाती है। दोनों की उम्र कम है। लेखिका अपनी पुत्री सुगंधा को पत्र भेजकर रचना को उचित मार्गदर्शन करने की प्रेरणा देती है। साथ ही उसका साथ न छोड़ने का परामर्श देती है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराती है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उसकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिए जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। अब हम किशोरावस्था के बारे में देखना चाहते हैं, परंतु उसके पहले हम मानव की विकास की विभिन्न प्रकार की जो अवस्था हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। प्रथम अवस्था है शैशव अवस्था, अर्थात जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। नंबर 2, बाल्यावस्था, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। नंबर 3, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में ही
ये पाठ है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। किशोरावस्था में मनुष्य के जीवन में कौन कौन से बदलाव होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किशोरावस्था की स्थिति कैसी है? तो 13 से 18 वर्ष तक ये पूर्व अवस्था इसे कहा जाता है और 16 से 18 वर्ष तक इसे उत्तरावस्था कहा जाता है। इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। नंबर 4, प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक। 5, वृद्धावस्था, 60 वर्ष से लेकर आगे तक। अब हम किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति हम देखने वाले हैं। अब इसे इंग्लिश में एडोलसेंस कहा जाता है और ये एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है और जो है एडोलसियर। एडोलसियर का मतलब क्या है? टू ग्रो टू मैच्योरिटी, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब किशोर अवस्था की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं आज हम देखने वाले हैं। पहली विशेषता है चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास यानी क्या? उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक अर्थात संवेगात्मक विकास होता है। अब हम दूसरी विशेषता जो है वो दूसरी विशेषता हम यहाँ देखना चाहते हैं, समायोजन का अभाव। बच्चों में या किशोर किशोरियों में समायोजन का अभाव हमें दिखाई देता है। अपनी सोच और बुजुर्गों की सोच में अंतर होता है, संघर्ष होता है, विचारों का टकराव होता है, बुजुर्गों के माता पिता के विचारों से लड़के सहमत नहीं होते, अर्थात विद्रोह की स्थिति निर्माण हो जाती है। कभी कभी बच्चे घर से पलायन कर जाते हैं। किशोरों का मानना है कि मेरी सोच अच्छी है, बुजुर्गों की सोच अच्छी नहीं है, यानी दोनों ही अपने अपने स्थान पर वे खुद को अच्छा ही मानते हैं। माता पिता अपनी जगह पर सही मानते हैं, बच्चे अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं, अर्थात पीढ़ियों में अंतर हो जाता है। दो विरोधी सोच आपस में टकराती है, तब पाया जाता है समायोजन का अभाव। आता है। तीन हम देखेंगे व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता। शैशवावस्था में क्षणिक मित्रता होती है, बाल्यावस्था में खोखली मित्रता होती है, परंतु किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते। घनिष्ठ मित्रता होनी ही चाहिए। कई बातें हम माता पिता से कहने से हिचकिचाते हैं, परंतु मित्र के पास नहीं, सही सलाह मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। नंबर 4, इच्छाओं का बाहुल्य। इस किशोर अवस्था में ढेर सारी इच्छाएं होती हैं। हवाई जहाज़ में सफ़र करना, मेरे पास बंगला होना चाहिए, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी कार होगी, आदि आदि। अगर ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे दिवा स्वप्न यानी डे ड्रीम देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, इच्छाएं घूम रही है। क्षणिक संतुष्टि, मेरी शादी सुंदर लड़का से होगी, इनकी कल्पना जगत में शादी होती है, लेकिन ये क्षणिक संतुष्टि है। ये बातें किशोर अवस्था में होती हैं। वीर पूजा, नायक नायिका की पूजा। इस अवस्था में विद्यार्थी या किशोर किशोरियाँ फिल्म स्टार, समाज सेवक, ये इनके आदर्श होते हैं। उनके जैसे कपड़े पहनना,
चलना, हेयर स्टाइल करना, उनके संवाद बोलना आदि उनके पद चिन्हों पर वे चलते हैं। कभी कभी अच्छे शिक्षक, गुरु इनके आदर्श होते, रिश्तेदार आदर्श होते, समाज सेवक, राजनीतिक नेता भी इनके आदर्श होते हैं। अब हम किशोरावस्था की परिभाषाएं एवं सिद्धांत हम देखेंगे। पहला सिद्धांत है त्वरित विकास का सिद्धांत। स्टेनली हॉल इसने यह सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो कि अमेरिका यूएसए के हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक स्टेनली हॉल है। इनके अनुसार शैशवावस्था व बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होते, जबकि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। किशोरावस्था की परिभाषा, इन्होंने किशोरावस्था की परिभाषा इस रूप में दी है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल होता है। दूसरा सिद्धांत है थॉर्नडाइक, ये भी यूएसए के हैं। इसका सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्थ हैं। इनके अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वे एकदम अकस्मात या अचानक न होकर धीरे धीरे क्रमानुसार होते हैं। वैलेंटाइन ये संत हैं रोम के। इन्होंने किशोरावस्था की एक परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत की है। वह है व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किशोरावस्था है। इसके बाद किलपैट्रिक, ये भी यूएसए के हैं। इन्होंने परिभाषा दी है किशोर अवस्था की। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है। अब किशोरों के लिए सावधानियां हैं, तो इनकी ओर हमें देखना है। किशोरावस्था की परिभाषाएं, शब्द की उत्पत्ति, उसकी विशेषताएं हमने देखी है। अब महत्वपूर्ण विषय की ओर हमें बढ़ना है। किशोरियां जब बड़ी होने लगती है तब हमने देखा कि उनमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक बदलाव या परिवर्तन होने लगता है। जीवन साथी चुनने की समस्याएं खड़ी हो जाती है। कभी सफल तो कभी असफल होती है। जीवन सफल होने के लिए, सुखमय होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा मैंने यहाँ की है। जीवन साथी का चुनाव करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। किशोर किशोरों की अपनी अपनी पसंद हुआ करती है। दोनों के पास अपेक्षा ही अपेक्षा हुआ करती है। कल्पनाओं पर कल्पना हुआ करती है। मुझे सुंदर लड़की चाहिए, मुझे सुंदर लड़का चाहिए, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, नौकरी करने वाला, नौकरी न करने वाली, घर संभालने वाली, आदि आदि। एक नंबर हम देखेंगे, क्रमांक 1, स्वभाव। उस व्यक्ति का स्वभाव हमें देखना है, जांचना है। एक दूसरे के स्वभाव को हमेशा हमें जानना चाहिए। लड़कियों को क्या पसंद है, क्या नहीं, इसकी लिस्ट या सूची हमें बनानी है। इससे वो नकारात्मक दृष्टिकोण का है या सकारात्मक, इस पता हमें लग जाता है। हम कैसे हैं एक दूसरे को पता लगना चाहिए, तभी कई बातें तय कर सकते हो। इसके बारे में जल्दबाजी न करें। क्या वो गुस्सा करने वाला है, ये भी हमें देखना है। क्या वो शांत स्वभाव का है, ये भी हमें देखना है। तो इन बातों की ओर हमें जरूर देखना चाहिए। नंबर 2, निष्ठावान। देखभाल करने वाला या निष्ठावान लड़का होना चाहिए। लड़का सचमुच में आपकी मुसीबत में, बीमारी में, दुख में देखभाल करने वाला चाहिए।
आपके साथ निष्ठावान होना चाहिए। कई दिनों की संगति से इसका पता लगाना चाहिए। 3. महत्वपूर्ण बातों को साझा करें। लड़की सोचती है जॉब, नौकरी करना। लड़का सोचता है हमारी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रहना पड़ेगा, रूढ़ि परंपरा का पालन करना पड़ेगा, साड़ी पहनना पड़ेगा, घर का भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लड़की को एक कदम पीछे लेना चाहिए। उसकी मानसिक स्वतंत्रता पर आपत्ति आती है, दबाव घुटन का जीवन जीना पड़ेगा। ऐसे में लड़की को पीछे हटना चाहिए। भावनिक लगाव या इमोशनल अटैचमेंट, इनको भी हमें देखना है। एक दूसरे के प्रति मोह, प्रेम, आसक्ति का बढ़ना सहज है। मनुष्य के संवेग तीव्र हो जाते हैं। प्रेम की भावना, आसक्ति की भावना प्रबल हो जाती है। शादी करनी है तो इसके साथ ही करनी है, नहीं तो नहीं करूँगी। यहाँ भावनिक लगाव अधिक बढ़ जाता है। यह एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक डॉक्टर लड़की थी और उसकी जान पहचान एक लड़के से हो गई। लड़का अच्छा था, पर कई दिनों के बाद उस लड़के ने लड़की से 10 लाख रुपयों की मांग की। वो घबरा गई। नज़दीकी मित्रों से उसने सलाह ली। मित्रों ने कहा कि पेरेंट्स की सलाह ले लो, संकोच न करो। लड़की ने माँ बाप को सारी बातें बताई। रातों रात मीटिंग हुई। उस लड़के से शादी कैंसिल हो गई। दूसरे के घर में अब वो सुकून का जीवन जी रही है। उसके साथ शादी करती तो जीवन भर पछताती। अतः ज़्यादा भावनिक लगाव न हो। अब रुचि के बारे में हम देखेंगे। लड़का नास्तिक है या आस्तिक है, ये पूछना जरूरी है। लड़की आस्तिक होती है पर लड़का नास्तिक होता है। लड़की को खुश करने वो धार्मिक बनता है। शादी के बाद ईश्वर, देवी देवताओं की वो निंदा करने लगता है। घर का वातावरण खराब हो जाता है। दूसरा उदाहरण ये भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि वेज नॉन वेज की पसंद, शाकाहारी या मांसाहारी, पूछना भी जरूरी है। जैन समाज के मुनि प्रमाण सागर जी ने एक लड़की का उदाहरण पेश किया है। वह लड़की शालीन थी, लेकिन एक दिन वह मुनि के पास आई। बहुत घबराई सी थी, रोने लगी। सारी कहानी मुनि जी को बताई। लड़की ने कहा, शादी के पहले लड़के ने कहा कि जैसे तू वेजिटेरियन है वैसा भी मैं वेजिटेरियन हो जाऊंगा और मांस खाना छोड़ दूंगा। लड़की मान गई, बातों में आ गई, शादी हो गई। कुछ दिनों उपरांत सास मांस खाने मजबूर करने लगी। पति को बताती, पर पति कुछ न कर पाता, क्योंकि वह भी मांसाहार करने लगा था। जोर जबरदस्ती उसे मांस खाने के लिए मजबूर करते। हैरान हो गई बेचारी। आखिर में उस 18 साल की लड़की का छुटकारा उसके मामा ने किया और उस घर में से उसे मुक्ति मिली और दूसरे शाकाहारी लड़के से उसकी शादी हो गई। तो हमें ये भी देखना चाहिए रुचि किस में है। अब जल्दबाजी। आजकल की शादियां 2-3 महीने में ही टूट जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक शादी टिकती है। शादी करने का निर्णय जल्दबाजी में ना करें। लड़के की पार्श्वभूमि देखने का प्रयास करना चाहिए। लड़का सही है, चलो शादी करें, ऐसा न करें। किशोरों की मेरा सुझाव है कि दिमाग मस्तिष्क से काम ले लो। दिल से, मन से सोचने से गलती हो जाती है, असली आदतें सामने आ जाती है, पछतावा करना पड़ेगा। लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई है, समाज के लोग, रिश्तेदार निंदा करने लगते हैं। ऐसे समय दबाव में न आना।
जल्दबाजी न करना, सोच समझकर काम लेना। परमेश्वर ने नियत समय पर सब कुछ तय किया है, चिंता न करें। अभी 7वां मुद्दा जो है, एक दूसरे की मुलाकात होना जरूरी है। दोनों की मुलाकात होने दो, मुलाकात से उसका स्वभाव मालूम हो जाएगा। एक दो मुलाकात में वह अच्छी ही बात करेगा, तीसरी या चौथी मुलाकात में सच्चाई सामने आ जाएगी। किसी को पहचानना है तो उसे अधिक अधिक बोलने दो, उसकी बोली से उसका स्वभाव का पता चल जाता है। स्वभाव समझने में मुलाकात जरूरी है, आगे जाकर असलियत सामने आ जाती है। अब रिश्ता चलने वाला नहीं होता है, अतः मुलाकात से स्वभाव चरित्र को जाने। मुलाकात से उस व्यक्ति का चरित्र या स्वभाव हमें मालूम हो जाता है। इसके बाद अच्छापन, वो अच्छा है या वो अच्छी है, इस अच्छेपन को देख कर भी शादी न करो। अजीब लगता होगा लेकिन यह सत्य है। ऊपर से अच्छे, अंदर से कुछ और ऐसा होता है। अच्छी चीज़ों से हर कोई प्यार करता है, लेकिन वो प्यार नहीं होता, वो ऊपरी प्यार प्रेम है। मुझ में अच्छापन है, सारे मुझसे प्यार करते हैं, इसमें विशेषता नहीं है। मुझ में जो बुराई है उस बात को अगर कोई ठीक करे तब उसे अपनाए, तब उसके साथ तुम रह सकते हो। कोई आपकी बुराई को निकाल देता है, उस जगह पर अच्छाई को लाता है, तो उसके साथ शादी करो। अच्छेपन की ओर हमें ज़्यादा आकर्षित नहीं होना है। इसके बाद सुंदरता या अमीरी। बहुत सारे किशोर किशोरियाँ सुंदरता या अमीरी की ओर वो आकर्षित हो जाते हैं और शादी कर बैठते हैं, लेकिन बाद में उनको पछताना पड़ता है। लड़की सुंदर, लड़का अमीर है, ये देखकर शादी न करो। सुंदरता भयानक होती है, आत्मिक सुंदरता होनी चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। भले लड़की लड़का काला हो, परंतु सद्गुणों से वो भरा हो। दिखने में नहीं, होने में अर्थ है। लड़का अमीर है, करो शादी, लड़की का अच्छा होगा, यह गलत फहमी है, इसे दूर करो। अमीरों के मिजाज अलग होते हैं, वे हमें समझते नहीं, उनकी अपनी दुनिया होती है। हमारे रिश्तेदारों का वे आदर नहीं करते, घृणा की दृष्टि से हमें देखने लगते हैं। लड़की को माँ बाप से मिलने नहीं देते, रिश्तेदारी नष्ट हो जाती है। तो अपनी स्तर का लड़का ढूंढे, देखे। अब इसके बाद लड़की का नौकरी करना। लड़के वाले देखते हैं या लड़का सोचता है, अरे वाह अच्छी बात है कि लड़की नौकरी करती है, चलो मेरा भला होगा, अच्छा होगा, शादी हो जाती है। वो काम नहीं करता, लड़की ही काम करती है और उसके घर वालों का वो पोषण करती है। पहले देखा लड़का कुछ करता है या नहीं, हमें देखना चाहिए, तभी आगे कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं तो जीवन भर काम ही काम करना पड़ेगा, आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इसलिए हमें देखना चाहिए कि मेरे जैसा वो नौकरी करता है या नहीं, यह हमें देखना चाहिए। इसके बाद पर्यटन। कई किशोरियों को पर्यटन की, घूमने की आदत होती है और यह आदत भी अच्छी हुआ करती है, मानसिक तनाव दूर होता है। परंतु कुछ युवक किशोर, उनको घूमने की आदत नहीं होती है, वे घर में ही रहना पसंद करते। अतः शादी के बाद पत्नी की घूमने इच्छा होते हुए भी घूमने नहीं जाता, अतः पत्नी को घर में ही रहना पड़ता है। संचार करने की पाबंदी होती है, अतः विशेषकर किशोरियों को यह भी देखना है कि पर्यटन पसंद है या नहीं, नहीं तो घर में ही आपको घूमना पड़ेगा। इसके बाद सेल्फीज या फोटो। एक दूसरे के साथ सावधानी से रह सकते हो, परंतु भावनिक न होकर सेल्फीज मत निकालो। लड़का बाद में आपको ब्लैकमेल कर सकता है, इसे टालने की कोशिश करो। फिजिकल, कभी कभी ये लड़के फिजिकल भी हुआ करते हैं,
कई किशोर लड़के अपनी शारीरिक इच्छा पूर्ति के लिए दोस्ती करते हैं। इनसे बोलते बैठते समय अंतर रखना चाहिए। हाथ लगाकर बोलना, टच करना, बिल्कुल पास बैठने की आने की कोशिश करना। जिन बॉयज़ की यह आदत है उनसे दूरी बनाए रखना। भावनिक भयादोहन यानी इमोशनल ब्लैकमेल। मेरे बाप ने बचपन से मुझसे प्यार नहीं किया, मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, किसी ने मुझे समझा ही नहीं, जीवन में अब तक अकेला ही रहा, किसी का सहारा मुझे नहीं मिला। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे धोखा दिया, जीवन नीरस दुखी बन गया। इस कथन से लड़की उसके पास आती है, नज़दीक आ जाती है और उसका फ़ायदा वो लड़का उठाता है। ज़्यादातर लड़कियां युवकों को पुरुषों से अधिक भावुक या भावनाशील होती है, फंसने की अधिक संभावना होती है। अतः दिमाग से काम ले लो, मन हृदय को बाहर रखो। अतः हमें ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा इमोशनल होने से बच्चे या किशोर आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अब माँ बाप के लिए कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूँ। ये सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ बाप का लड़कियों को या लड़कों को अधिक से अधिक स्वातंत्र दे देना, तो इससे बच्चे मनमानी करने लगते हैं, अपनी सोच में वे रहने लगते हैं। इसलिए थोड़ा दबाव, थोड़ा नियंत्रण उस पर ज़रूर होना चाहिए। इसलिए माँ बाप ने ये सोचना चाहिए कि ज़्यादा स्वतंत्रता देने से क्या अपना घर परिवार वो टूट सकता है और अपने नियंत्रण से बाहर, दबाव से बाहर बच्चे जा सकते हैं और कुछ भी अहित घटित हो जाता है। नंबर 2, सीमा का ज्ञान कराना है। एक दूसरे के प्रति यौवन का आकर्षण होता है, ये प्रेम नहीं होता, ये शारीरिक होता है। कुछ दिन का ये प्रेम चलता है, बाद में वो नष्ट हो जाता है। माँ बाप का कर्तव्य कि किशोरियों को वे समझा दे, धर्म समाज के रीति रिवाजों का, परंपरा का उल्लंघन न करे। सब बातों में लाड़ प्यार समझौता करो, लेकिन इस बात में शादी के बारे में समझौता न करें। विजातीय असामाजिक विवाह होता है तो मुश्किलें बढ़ने लगती है, मुश्किलें लड़की को झेलनी पड़ती है, जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए माँ बाप का कर्तव्य है कि अपनी सीमा का ज्ञान उनको कराना है। नंबर 3, शादी के पुराने किस्से। पुराने किस्से शादी के बच्चों को बताओ। पुरानी शादी की सफलता का प्रमाण बच्चों को बताओ। पहले माँ बाप लड़की की या लड़की की शादी खुद तय करते थे। लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना शादी होती थी और उसका जीवन सफल होता था। आज भी यह प्रमाण सच्चाई समाज में है। आज लड़का लड़की सालों साल एक दूसरे से भेंट करते हैं, बोलते हैं, बाद में शादी करते हैं और पछताते हैं, जीवन सफल नहीं। अतः शादी की यह बात माँ बाप पर छोड़ दो, माँ बाप पर निर्भर रहो, भला होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश की है। उसका अवलंब पालन करें, माँ बाप का आदर करें। इस धरती पर, जीवन पर आपका कल्याण होगा। सोचो, समझो। धन्यवाद।